सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि वू जैंग कॉन्ग तोड़कर सोल सेज बन गया और शेनी की मदद से टांग वुलिन व गु युए की जान बच गई। हालांकि दोनों गहरी नींद में चले गए। गु युए ने अपनी लाइफ स्लाइड जलाकर वुलिन को बचाया और 3 दिन बाद साफ हो गया कि वे सुरक्षित हैं, खासकर वुलिन जिसकी अद्भुत जीवन शक्ति उसके रक्त वंश से जुड़ी थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि स्काईसी अलायंस की सरकार ने उस पूर्व घटना की कोई जांच नहीं की, लेकिन उसने माफी भी जारी नहीं की। सब कुछ चुपचाप दबा दिया गया। अपने 2 मुख्य सदस्यों के अक्षम हो जाने के कारण क्लास 0 अब टूर्नामेंट में भाग लेने की स्थिति में नहीं थी। एक धीमी करहा ने वू झांगकोंग को जगा दिया। उसने बिना एक पल भी गंवाए आवाज की दिशा में देखा। गु युए ने कठिनाई से अपनी आंखें खोली। वुलिन, उसके होठों से निकला पहला शब्द उसी का नाम था, हालांकि आवाज बेहद कमजोर थी। वो झांगकोंग तुरंत उसके पास पहुंचा और टांग वुलिन की कलाई की नसें टटोली। वो ठीक है, वो तुम्हारे पास ही है। अभी तुम बहुत कमजोर हो, आराम करो। टीचर वो, गु युए ने जबरदस्ती अपनी पलकों को उठाया और वो झांगकोंग की ओर देखा। उसकी आंखें चिंता से लाल थीं। फिर वो करवट लेकर टांग वुलिन को देखने लगी। टांग वुलिन गहरी नींद में सो रहा था, जैसे कोई बच्चा। उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। वो थक गया है, गु युए ने खुद से बुदबुदाया और फिर नींद के हवाले हो गई। वो झांगकोंग दोनों को चुपचाप देखता रहा। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गई। गु युए के शब्दों ने उसके मन को झकझोर दिया। जब से उसने टांग वुलिन को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, वो जानता था कि ये बच्चा सबसे अधिक मेहनती है। वो अक्सर उसे भोर में दौड़ लगाते देखता था, मुर्गों के बांग देने से भी पहले। इतने बोझ और साधना के दबाव के बावजूद टांग वुलिन ने कभी शिकायत नहीं की। आत्मा आरोहण मंच पर निर्णय की एक छोटी सी चूक ने उसे लगभग साधना विचलन की ओर ढकेल दिया था। फिर कुछ दिन पहले का टूर्नामेंट, जहां वो बुरी तरह घायल हुआ लेकिन एक ही दिन में संभल गया। उसके बाद उसने एक और चुनौती ली, जिसने उसे आज इस हाल में पहुंचा दिया। मैं उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा करने लगा था और वो खुद पर भी बहुत सख्त है। वो अच्छी तरह जानता है कि गु युए शिए और शू शियाओयान के तुलना में उसमें प्रतिभा कम है। यही एहसास उसे आगे बढ़ने को मजबूर करता है। यही कारण है कि वो सबसे दुगनी मेहनत करता है। वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थक चुका है और मैं ये देख नहीं पाया। वो झांगकोंग खड़ा हुआ और टांग वुलिन के बिस्तर के पास पहुंचा। शायद कुछ बदलाव जरूरी है, कम से कम अस्थायी तौर पर। आखिरकार वे अभी बच्चे हैं। 3 दिन पहले मू चैन टांग वुलिन की स्थिति की पुष्टि करने आया था। उसके पूरी तरह सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद ही वो ईस्ट सी सिटी लौट गया। मू चैन के इस कदम ने वू झांगकोंग को एक निर्णय लेने पर मजबूर किया। वुलिन इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे उसके भविष्य पर इस अध्यक्ष से बात करनी होगी। टूर्नामेंट में बैटल आर्मा मास्टर्स का प्रकट होना भले ही चौंकाने वाला था, लेकिन असल में वो केवल एक छोटा सा प्रकरण था। बिना किसी आगे की कार्यवाही के ये गर्म खबर भी जल्द ही ठंडी पड़ गई। इस प्रकार क्लास 0 का चमकदार प्रदर्शन एक रात में खिलने वाले कैक्टस के फूल जैसा था, जो भोर से पहले ही मुरझा गया। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के पहले चरण में उनके शानदार परिणामों के कारण वे शीर्ष 16 में पहुंच गए थे, लेकिन वहीं तक आगे भाग लेना उनके लिए संभव नहीं था। जब लोंग हुआनथियान और झांग जैनपेंग ने क्लास 0 के बारे में और जानकारी जानने की कोशिश की, तो ईस्ट सी एकेडमी पहले ही सारी संबंधित जानकारी सील कर चुकी थी। वे पूरी तरह अनजान रह गए। क्लास 0 गायब हो चुकी थी, सिर्फ टूर्नामेंट से ही नहीं बल्कि ईस्ट सी एकेडमी से भी। वहां का कोई भी छात्र उन्हें कभी न देख पाया, न उनके बारे में कुछ सुन पाया। 3 साल बाद ईस्ट सी सिटी, ईस्ट सी सोल टेक्नोलॉजी पार्क। 2 आकृतियां पार्क में कंधे से कंधा मिलाकर तेजी से आगे बढ़ रही थीं। रास्ते को लेकर जरा भी असमंजस नहीं था। बाईं ओर वाले ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि उनका पीछा नहीं किया जा रहा, अचानक गति बढ़ा दी और धुंधली सी लकीर बन गया। दूसरा युवक भी रफ्तार बढ़ाकर उसके साथ हो लिया। ए यार, अगर यही चलता रहा तो पता ही नहीं चलेगा कि एजिलिटी टाइप सोल मास्टर तुम हो या मैं। जरा धीरे नहीं चल सकते? दाईं ओर वाले ने बेबसी से कहा। हालांकि वे लगभग 14 साल के लग रहे थे, लेकिन अपने हमउम्र बच्चों से कहीं ज्यादा लंबे थे। दोनों की लंबाई 170 सेंटीमीटर से अधिक थी। शरीर संतुलित और मजबूत थे। कपड़ों के नीचे पतली मांसपेशियां साफ झलक रही थीं। इतनी तेज रफ्तार के बावजूद उनके चेहरों पर थकान का नामो निशान नहीं था। बाएं वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम विस्फोटक स्प्रिंट में जरूर अच्छे हो, लेकिन लंबी दूरी में नहीं। मैं लंबी दूरी में अच्छा नहीं हूं? दूसरा झुंझला गया। पहला हंस पड़ा।
तो बाद में मुकाबला कर लेते हैं, ईस्ट सी सिटी से स्काई सी सिटी दौड़ लगाएंगे, कैसा रहेगा? नामंजूर, उसने बिना सोचे जवाब दिया। वैसे सुना है तुम्हारे योगदान अंक अब पूरे हो गए हैं? बहुत आसान था, अब पूरे हो गए हैं। बाएं वाले ने लापरवाही से हाथ हिलाया। दोनों पार्क में अंदर और आगे बढ़े और जल्द ही एक कोबाल्ट बैंगनी रंग की इमारत के सामने पहुंचे। उसका बाहरी हिस्सा एक लेंस की तरह व्यवहार कर रहा था, मानो कांच के पैनल उसी उद्देश्य से बनाए गए हों। रोशनी हर कोण से अलग अलग ढंग से मुड़ती थी, जिससे हर पल एक नया और अजीब तरह की सुंदर दृश्य बनता था। दरवाजा भी उसी सामग्री से बना था और वहां कोई पहरा नहीं था। दोनों ने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा। नीली रोशनी ने उनके हाथों को स्कैन किया और एक आलसी सी आवाज गूंजी, ईस्ट सी का छोटा वूलन, ईस्ट सी का छोटा शिए। तुम दोनों वाकई बहुत मेहनती हो, फिर आ गए, अंदर आओ। ये दोनों युवक कोई और नहीं बल्कि टांग वूलन और शिए थे। पिछले 3 सालों में वे काफी परिपक्व हो चुके थे। वे न केवल लंबे हो गए थे, बल्कि उनके कंधे भी चौड़े हो चुके थे। टांग वूलन की आंखें पहले की तरह ही बड़ी थीं, जो उसकी बढ़ी हुई कद-काठी के साथ मिलकर उसके आकर्षक चेहरे को और निखारती थीं। असल में शिए भी दिखने में बुरा नहीं था। टांग वूलन के साथ इतने सालों की संगत के बाद वो अब पहले जैसा ठंडा नहीं रहा था, बल्कि एक शरारती किशोर सा लगता था। हालांकि वो टांग वूलन जितना सुंदर नहीं था और उसकी आंखें भी उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी नजरें चंचल और ऊर्जा से भरी रहती थीं। नमस्ते अंकल काओ, दोनों ने सम्मानपूर्वक कहा और अंदर प्रवेश किया। निस्संदेह ये ईस्ट सी सिटी की टांग संप्रदाय शाखा थी। वे परिचित धातु गलियारे से गुजरे, एक विशेष लिफ्ट में चढ़े और जल्द ही एक कमरे के सामने पहुंचे। एक विशाल स्क्रीन फिर से उनके सामने उभरी और उनके हाथों के निशान स्कैन करने लगी। आंखों में उत्साह लिए टांग वूलन ने अपना हाथ स्क्रीन पर रखा। पहचान सत्यापित की जा रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। स्क्रीन पर टांग वूलन से संबंधित आंकड़े उभरे। पहचान, बाह्य संप्रदाय शिष्य टांग वूलन, आयु 13 वर्ष 5 महीने 6 दिन, कुल योगदान अंक 14,670, उपलब्ध योगदान अंक 7,863, बाह्य संप्रदाय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी सहयोगी, मार्शल आमल ब्लू सिल्वर ग्रास, आत्मा शक्ति स्तर 28, प्रकार नियंत्रण प्रकार सोल मास्टर, सोल ग्रैंड मास्टर। शिए ने भी अपना हाथ दूसरी ओर रखा। थोड़ी देर बाद उसके आंकड़े प्रकट हुए। पहचान, बाह्य संप्रदाय शिष्य शिए, आयु 13 वर्ष 4 महीने 1 दिन, कुल योगदान अंक 1,554, उपलब्ध योगदान अंक 1,554, बाह्य संप्रदाय श्रेणी तृतीय श्रेणी सहयोगी, मार्शल आमल लाइट ड्रैगन डैगर, शैडो ड्रैगन डैगर, आत्मा शक्ति स्तर 33, प्रकार फुर्ती प्रकार सोल मास्टर, सोल एल्डर। अपने योगदान अंकों को देखकर शिए हताश हो गया। उसके जुड़वा मार्शल आमल्स और 3 आत्मा वलयों के बावजूद वो टांग वूलन से केवल एक ही श्रेणी पीछे था, लेकिन योगदान अंकों में उस स्तर तक पहुंच पाना उसके लिए असंभव था। उसने यांत्रिक कवच निर्माण को द्वितीयक पेशे के रूप में चुना था और वो केवल प्रथम श्रेणी का नवसिखिया मेका कारीगर था। उसके 1000-1500 अंक परिवार से मिली जानकारियों, छोटे मोटे कामों और संप्रदाय के लिए संसाधन जुटाने जैसे कार्यों से आए थे। इसके विपरीत टांग वूलन के सारे योगदान अंक फॉर्जिंग से आए थे। इन कुछ वर्षों में वो चौथी श्रेणी की चरम सीमा तक पहुंच गया था। आत्मा शक्ति की सीमाएं उसकी राह में बाधा नहीं बनी, बल्कि उसने उसे और प्रेरित किया। उसने अपना पुराना लक्ष्य हासिल कर लिया था। अब उसके लिए किसी भी धातु को प्रथम ग्रेड सहस्त्र परिष्कार तक पहुंचाना आसान था। अपने उच्च स्तरीय ब्लैकस्मिथ कौशल के सहारे टांग वूलन ने अविश्वसनीय मात्रा में योगदान अंक अर्जित किए और चतुर्थ श्रेणी सहयोगी बन गया। टांग संप्रदाय आंतरिक और बाह्य संप्रदायों में बटा हुआ था। बाह्य संप्रदाय में 9 श्रेणियां थीं, जिन्हें सहयोगी कहा जाता था। आंतरिक संप्रदाय 5 हॉलों में विभाजित था: शक्ति हॉल, गति हॉल, दक्षिणा हॉल, प्रवर्तन हॉल और वृद्ध हॉल। इसके अतिरिक्त बाह्य संप्रदाय एक कंपनी के रूप में कार्य करता था, डैजलिंग एरा टांग संप्रदाय कॉरपोरेशन। चतुर्थ श्रेणी सहयोगी कंपनी प्रबंधक के समान था, जबकि पंचम श्रेणी सहयोगी विभाग निदेशक के समान। टांग संप्रदाय शिष्यों की भर्ती के मामले में अत्यंत रूढ़िवादी था। प्रत्येक युवक के पास किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता होना अनिवार्य था। साथ ही छठी श्रेणी या इससे ऊपर के किसी बाह्य संप्रदाय सहयोगी की सिफारिश भी अनिवार्य थी। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही प्रवेश परीक्षा दी जा सकती थी। वू झांगकोंग की पहचान एक सोल सेज और 2 शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर दोनों के रूप में होने के कारण उसके लिए इनर सेक्ट के द्वार खोल दिए गए।
इनरसेक्ट न तो अनुभव की परवाह करता था और न ही मूल की। वहाँ केवल शक्ति और योगदान ही मायने रखते थे। जो भी इन दोनों शर्तों को पूरा करता उसे इस प्रतिष्ठित इनरसेक्ट में प्रवेश मिल जाता। अब जब वो इनरसेक्ट का सदस्य बन चुका था तो वो तांग संप्रदाय की शेष गुप्त कलाओं को सीख सकता था और संप्रदाय के और भी अधिक संसाधनों तक उसकी पहुंच हो गई थी। मिशन सबमिट, तांग वुलिन ने स्क्रीन से कहा और एक चमक के साथ कई धातु के टुकड़े निकाल लिए। यही उसकी मिशन का लक्ष्य था। वर्तमान में वो ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन और तांग संप्रदाय दोनों से मिशन स्वीकार कर रहा था। एसोसिएशन के लिए पूरे किए गए कार्यों से उसे धन मिलता था, जबकि तांग संप्रदाय के मिशनों से उसे योगदान अंग यानी कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स प्राप्त होते थे। गुप्त कलाओं के अलावा तांग संप्रदाय कई ऐसे उत्पाद भी प्रदान करता था जो केवल संप्रदाय के सदस्यों के लिए ही उपलब्ध थे। तांग वुलिन अपने अंकों का आदान प्रदान इन्हीं वस्तुओं के लिए कर रहा था। प्रथम श्रेणी की 1000 परिष्कृत धातु के 3 टुकड़े, 600 अंक। उपलब्ध योगदान अंक 8483। इलेक्ट्रॉनिक आवाज ने उसका नया कुल घोषित किया। तांग वुलिन की आंखों में उत्साह चमक उठा। उसने स्क्रीन पर कुछ बार टैप किया और आत्म वस्तुओं की सूची पर पहुंच गया। अन्य सभी वस्तुओं को अनदेखा करते हुए उसने नीचे स्क्रॉल किया जब तक कि उसे वो वस्तु नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। 1000 वर्षीय लैंड ड्रैगन टेंडन, एक पौराणिक आत्मिक औषधि जो बिना किसी दुष्प्रभाव के आत्मसाधक के शरीर को परिष्कृत करती है। उत्तम स्थिति, मूल्य 3900 योगदान अंक। तांग वुलिन ने बिना हिचके खरीदे बटन दबाया और अपनी खोज जारी रखी। कुछ ही क्षणों बाद वो फिर रुक गया। 1000 वर्षीय सी ड्रैगन मैरो, एक पौराणिक आत्मिक औषधि जो शरीर को परिष्कृत करती है और की और रक्त को मजबूत बनाती है, बिना किसी दुष्प्रभाव के। उत्तम स्थिति, मूल्य 4500 योगदान अंक। एक्सचेंज, उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद उसने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें तारों के गुच्छों की तरह चमक रही थीं। 3 वर्ष पहले वू झांगकोंग के साथ हेवन डू सिटी की यात्रा के दौरान वो एक 1000 वर्षीय ड्रैगन स्केल फल खरीदने में सफल हुआ था। बाद में उसे पता चला कि तांग संप्रदाय की सूची में 1000 वर्षीय लैंड ड्रैगन टेंडन और सी ड्रैगन मैरो भी उपलब्ध थे। अंकों को बचाते बचाते आज वो इन्हें प्राप्त कर सका। अब उसे केवल 1000 वर्षीय एज़्योर वेंड वाइन की आवश्यकता थी। चूंकि वो अभी 14 वर्ष का भी नहीं हुआ था, उसे अंतिम सामग्री प्राप्त करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि अपनी जमा पूंजी के साथ वो नीलामी या अन्य माध्यम से इस दुर्लभ वस्तु को आसानी से हासिल कर सकेगा। जब वो समय आएगा तब उसकी मार्शल आत्मा और भी अधिक विकसित होगी। हालांकि इस भारी खरीदी के बाद उसके पास केवल 603 योगदान अंक ही शेष रह गए थे। जैसे ही तांग वुलिन लॉग आउट करने वाला था, इलेक्ट्रॉनिक आवाज फिर गूंजी। तांग वुलिन, आपको बधाई हो, आपने कुल 15,000 योगदान अंक पार कर लिए हैं और अब आप क्लास 5 में पदोन्नत किए जाते हैं। अब आप तांग संप्रदाय से और भी अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और विनिमय सूची का विस्तार कर दिया गया है। क्लास 5। चूंकि उसके पास जी शे की तरह जुड़वा आत्माएं नहीं थीं और न ही 2 से ज्यादा सोल रिंग्स थीं, इसलिए काफी समय से उसका पद नहीं बढ़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो तीसरी सोल रिंग प्राप्त करने से पहले ही क्लास 5 तक पहुंच जाएगा। वो भली भांति समझता था कि ये स्थिति कितनी दुर्लभ थी। क्लास 5 के सहयोगी को क्लास 4 की तुलना में कहीं अधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उपलब्ध मिशनों का दायरा बढ़ गया था और उसके लिए खुली तांग संप्रदाय की कलाओं की संख्या भी अधिक हो गई थी। सामान्यतः तांग संप्रदाय के मिशन बहुत खतरनाक नहीं होते थे और इसलिए कम अंक देते थे। फिर भी उनके द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य बदलाव दर बाजार से कहीं बेहतर था। पिछले 3 वर्षों में ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के माध्यम से तांग वुलिन ने एक छोटी सी दौलत जमा कर ली थी और इन्हीं प्रयासों के बल पर वो इन 2 आत्मिक औषधियों को प्राप्त कर सका। ये सब उसके लिए पर्याप्त संतोषजनक था। वो दूसरी मोहर तोड़ने की तैयारी से बस एक कदम दूर था। ये उसके लिए अत्यंत लाभकारी अवसर था। पहली मोहर खोलने की स्मृति अभी भी उसके मन में ताज़ा थी। ओल्ड तांग ने उससे कहा था कि दूसरी मोहर के बाद उसके लिए एक सुंदर आश्चर्य प्रतीक्षा कर रहा होगा। अब वो पूरे मन से उसका इंतजार कर सकता था। वो समय बहुत निकट था। जी शे ने भी एक संसाधन संग्रह मिशन पूरा किया, लेकिन उसे केवल 100 के आसपास ही योगदान अंक मिले। शियोयान हाल ही में बहुत साधना कर रही है, उसने तो कोई मिशन भी नहीं लिया, तांग वुलिन ने जी शे से कहा। सू शियोयान ने मध्य स्तरीय परीक्षा पास कर ली थी और उनके 1 साल बाद तांग संप्रदाय में शामिल हुई थी। अपने स्टार व्हील आई स्टाफ की विशेष प्रकृति के कारण उसने तेजी से प्रगति की और क्लास 3 सहयोगी बन गई। तांग संप्रदाय का प्रशासन अपेक्षाकृत ढीला था और सदस्यों को मिशन लेने के लिए बाध्य नहीं करता था। सबसे अधिक अंक देने वाले मिशन सबसे खतरनाक भी होते थे। फिर भी संप्रदाय के नियमों के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के वालों को प्राणघातक मिशन लेने की अनुमति नहीं थी। ये संप्रदाय का अपने नवोदित मनुष्यों की रक्षा करने का तरीका था।
सू शियोयान हाल ही में साधना में पूरी तरह डूबी हुई थी क्योंकि उसका सोल रैंक 29 के शिखर पर अटका हुआ था। वो 30 तक पहुंचने के लिए बेचैन थी। एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव जो केवल नई सोल रिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरी स्पिरिट सोल के साथ संयोजन का अवसर भी देता था, जिससे शक्ति में भारी वृद्धि होती। क्या तुम एक और मिशन लेने वाले हो? जीशे ने पूछा। तांग वुलिन ने सिर हिलाया। क्या हम जल्द ही श्रेक सिटी नहीं जा रहे? अभी नया मिशन लेने का सही समय नहीं है, लौटने के बाद सोचूंगा। जीशे ने आंख मारी। क्या पता हम लौटे ही नहीं? तांग वुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो ये शानदार होगा। दोनों तांग संप्रदाय से निकलकर ईस्ट सी एकेडमी लौट आए। वास्तव में क्लास 0 पूरे वक्त मौजूद थी, बस जनता की नज़र से छिपी हुई। 3 वर्ष पहले हुई उस लड़ाई ने वू झांगकोंग को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा गया था, जिससे उसके 4 प्रतिभाशाली शिष्य भी उसकी छाया में आ गए थे। वो एक बैटल आर्मर मास्टर था। एक मध्य स्तरीय एकेडमी में बैटल आर्मर मास्टर का शिक्षक होना पूरे स्काई सी अलायंस में हलचल मचाने के लिए पर्याप्त था। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में छात्रों ने ईस्ट सी एकेडमी में प्रवेश के लिए आवेदन किया। ऐसे में क्लास 0 के सामान्य परिणामों पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। अकेडमी ने कई बार अन्य छात्रों को क्लास 0 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हर बार वू झांगकोंग ने सख्ती से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अकेडमी अध्यक्ष यू झेन भी उसे मना नहीं सके। आखिरकार वो एक 2 शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर था। दोनों के दर्जे में जमीन आसमान का अंतर था। यू झेन तो बस इस बात से ही संतुष्ट था कि वू झांगकोंग ने पढ़ाना जारी रखने पर सहमति दी। ईस्ट सी एकेडमी के अध्यक्ष का कार्यालय। शिक्षक वू, क्या आप इस निर्णय को लेकर निश्चित हैं? यू झेन की भौहें सिकुड़ी हुई थी, चेहरा गंभीर था और दृष्टि डगमगा रही थी। वू झांगकोंग ने शांत स्वर में कहा, अकेडमी के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट शिक्षा छात्रों को तैयार करना और अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम 3.5 वर्षों से क्लास 0 को पोषित कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि वो अकेडमी के लिए कुछ योगदान दे? उस अकेडमी में प्रवेश पाना किसी अन्य उपलब्धि से बहुत अधिक है। जब समय आएगा तब अकेडमी इसे सार्वजनिक कर सकती है। निश्चय ही इससे बहुत से लोग आकर्षित होंगे। यू झेन ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये कुछ जल्दी नहीं है? वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। श्रेक अकेडमी की प्रवेश परीक्षा हर 3 साल में केवल एक बार होती है। वो अब 13 वर्ष के हो चुके हैं। अगर वे अभी नहीं गए तो अपना एकमात्र अवसर खो देंगे। यू झेन अभी भी झुक नहीं पाया। लेकिन क्या आप स्वयं श्रेक अकेडमी से नहीं आए शिक्षक वू? मेरी राय में आप उन्हें सिखाने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। वू झांगकोंग की आंखें संकुचित हो गई। उसने फिर सिर हिलाया। एक सीमा तक हाँ, लेकिन उससे आगे नहीं। उन्हें भविष्य के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता है। यू झेन का दिल धक से रह गया। भविष्य? शिक्षक वू, आपकी राय में वे कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? बिना किसी संदेह के वू झांगकोंग ने उत्तर दिया, बैटल आर्मर मास्टर। यू झेन कांप उठा। उसकी पीठ पर पसीने की बूंदें फिसलने लगी। वो इन शब्दों का भार समझता था। गहरी सांस लेते हुए वो खड़ा हुआ। ठीक है, तब मैं आपसे केवल एक ही अनुरोध करता हूँ। भविष्य में जब ये बच्चे बैटल आर्मर मास्टर बन जाए तो वे यहाँ आकर हमारे छात्रों से संवाद करें। ठीक है, वू झांगकोंग ने अपने शिष्य की ओर से बिना झिझक वादा कर दिया। पिछले 3.5 वर्षों में ईस्ट सी अकादमी ने क्लास 0 पर बहुत अधिक निवेश किया था। हाँ, वू झांगकोंग की ख्याति ने छात्रों की एक स्थिर धारा को आकर्षित किया था, लेकिन इसके बावजूद अकादमी की नामांकन दर स्काई सी अलायंस के प्रथम श्रेणी के विद्यालयों की तुलना में अब भी कम थी। निवेश हमेशा प्रतिफल की आशा से किए जाते हैं। वू झांगकोंग को लगा कि अकादमी का ऋण चुकाना स्वाभाविक है। शिक्षक वू, आप यू झेन हिचकिचाया। क्या आप वापस लौटेंगे? उसके पूछने का कारण ये था कि ईस्ट सी अकादमी के पास न तो वू झांगकोंग को बांधकर रखने की क्षमता थी और न ही शक्ति। इन बच्चों में उसका निवेश लगभग मूर्त रूप में दिखाई देता था। अध्यक्ष के कार्यालय की यात्रा के दौरान वू झांगकोंग ने पूछे गए किसी भी प्रश्न का विस्तार से उत्तर नहीं दिया। सच तो ये था कि उत्तर पहले से ही उसके हृदय में अंकित था। यदि उसके शिष्य श्रेक अकादमी में प्रवेश कर लेते तो उसके लौटने की संभावना अत्यंत क्षीण थी। अभी भी कुछ काम थे जिन्हें वो करना चाहता था और श्रेक सिटी उन्हें पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। तुम्हारी अंतिम परीक्षा विद्रोही आत्मा आरोहण मंच है। 24 घंटे तक जीवित रहो। जो कोई भी उससे पहले बाहर निकल गया वो श्रेक परीक्षा देना भूल जाए, वू झांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा। शिये ने मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक वू, अगर हम इससे ज्यादा समय तक टिके रहे तो क्या कोई बोनस मिलेगा? वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। मिलेगा। तुम्हारा पुरस्कार या तो मुझसे द्वंद्व होगा या बाकी 3 के साथ अभ्यास मुकाबला, तुम्हारी पसंद। शिक्षक वू, इतने निर्दयी मत बनिए, शिये ने शिकायत की। इस बीच तांग वुलिन और बाकी 2 हंस पड़े। गो युए तांग वुलिन के पास बैठी थी।
उसने अपने बाल छोटे और सलीके से रखे थे, लेकिन उसकी हेयर स्टाइल के विपरीत पिछले 3 वर्षों में कई और चीजें बदल चुकी थीं। उदाहरण के लिए, उसकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर से अधिक हो चुकी थी। हालांकि वो अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थी, लेकिन लड़कियां लड़कों से तेजी से परिपक्व होती हैं, और ये उसकी युवा और लगभग स्त्री सुलभ देह यष्टि में स्पष्ट था। उसकी युवावस्था के विपरीत उसका भाव शांत था। उसमें तनिक भी उतार चढ़ाव नहीं था। वो वहां पूरी तरह निष्प्रह बैठी थी। हालांकि परिपक्वता की तुलना की जाए तो शू शियाओयान विजेता होती। भले ही वो गु युए से आधा सिर छोटी थी, फिर भी वो और भी सुंदर हो गई थी और अक्सर एक मीठी बाल सुलभ मुस्कान ओढ़े रहती थी। इन वर्षों में वो शिए के और भी करीब हो गई थी, शायद उनके समान पृष्ठभूमि के कारण। इसी तरह गु युए और शिए के बीच झगड़े भी धीरे धीरे कम होते गए। चलो, वू झांगकोंग अब भी संक्षिप्तता का राजा था। स्वाभाविक रूप से वे प्राथमिक स्तर के विद्रोही आत्मा आरोहण मंच की ओर जा रहे थे। अब तक उनमें से किसी को भी उससे कोई दबाव महसूस नहीं होता था। जब तांग वूलिन के पास केवल एक रिंग थी, तो उसने अपनी टीम को विद्रोही आत्मा आरोहण मंच पर नरसंहार के रास्ते पर ले जाकर असीमित रूप से आत्मा ऊर्जा बटोरी थी, यहाँ तक कि वे लगभग अपनी ऊर्जा सीमा तक पहुंच गए थे। चूंकि वे कई वर्षों से अपने तालमेल को गहरा कर रहे थे, इसलिए वे इस मंच के लिए अत्यधिक योग्य हो चुके थे। ये उनके लिए बच्चों का खेल था। कुछ ही क्षणों बाद वे स्पिरिट पगोडा पहुंच गए। पिछले स्काईजी अलायंस टूर्नामेंट के बाद से वे महीने में कम से कम एक बार यहां आते रहे हैं, इसलिए वे भित्ति चित्रों को अपनी हथेली की रेखाओं की तरह जानते हैं। शिए खिलखिलाया, गु युए, अब हम तुम्हारे इलाके में हैं। जब से वो स्पिरिट पगोडा में शामिल हुई थी, वो हर अवकाश दिन वहां जाती थी, लेकिन उसने कभी दूसरों को कोई विवरण नहीं बताया। किसी ने टटोलने की कोशिश नहीं की। पहले की तरह गु युए निस्संदेह उनमें सबसे शक्तिशाली थी। किसी कारणवश वे गु युए से थोड़ा अलगाव महसूस करते थे, शायद इसलिए कि वो तांग संप्रदाय में उनकी तरह शामिल नहीं हुई थी। गु युए ने 3 साल पहले तांग वुलिन को ठीक करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग किया था। जब वो जागा तो उसने पाया कि उसके प्रति उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वो अब पहले जैसी निकटता नहीं दिखाती थी और उनके बीच एक दूरी बन गई थी। कक्षाओं में भाग लेने और साथ में साधना करने के अलावा गु युए शायद ही अपने सहपाठियों से बातचीत करती थी। तांग वुलिन उसे समझ नहीं पाता था और पूछने का साहस भी नहीं करता था। गु युए ने शिए की ओर देखा। बिल्कुल, अब जब हम मेरे क्षेत्र में हैं तो कोई शानदार विचार है? शिए लोमड़ी की तरह शरारती हंसी हंसा। क्या हमें कुछ विशेष सुविधा नहीं मिल सकती? सही है, शियाओयान जल्द ही 3 रिंग्स तक त्रुटिपूर्ण करने वाली है। क्या तुम अपने संपर्कों का उपयोग करके उसे एक अच्छी स्पिरिट सोल दिलवा सकती हो? उसकी आध्यात्मिक शक्ति इसके लिए पर्याप्त है। गु युए ने पूछती हुई नजरों से शू शियाओयान को देखा। इस दृष्टि के नीचे शू शियाओयान का चेहरा स्वादिष्ट गुलाबी रंग से भर गया। बड़ी बहन गु युए, अगर इससे आपको कोई परेशानी न हो तो? गु युए के होठों पर मुस्कान आ गई। इसमें परेशानी कैसी? जब तुम उस स्तर पर पहुंचोगी, मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त एक चुनने में मदद करूंगी। धन्यवाद बड़ी बहन गु युए, शू शियाओयान खिल उठी। ये दृश्य देखकर तांग वुलिन के होठों पर भी मुस्कान आ गई। अपने सभी सहपाठियों में उसे ही एक और स्पिरिट सोल की सबसे कम जरूरत थी, क्योंकि गोल्ड लाइट एक 1000 वर्षीय स्पिरिट सोल था जो उसे तीसरी रिंग प्रदान कर सकता था। वो इस बात को लेकर अधिक उत्सुक था कि स्पिरिट पगोडा में गु युए का क्या स्थान था। उसके अवलोकन के अनुसार वहां के कर्मचारी उसके प्रति असाधारण रूप से विनम्र और स्नेही थे, और गु युए भी उसी तरह उत्तर देती थी। ये स्पष्ट था कि वो बहुत पसंद की जाती थी और लोकप्रिय थी। अपने अपने कार्ड स्लॉट में डालने के बाद वे अपने बॉक्स में लेटकर प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। वे प्रक्रिया से परिचित थे, तैयारी में बस कुछ ही क्षण लगे। अंतरिक्ष विकृत हुआ, अंधकार की जगह प्रकाश ने ले ली और ताज़ी हवा की लहरें उनकी इंद्रियों से टकराईं। वे फिर से इस परिचित भूमि पर थे, प्राथमिक विद्रोही आत्मा आरोहण मंच। क्लास 0 के लिए सामान्य आत्मा आरोहण मंच अब कोई चुनौती न रहा था। एक बार वे लगातार 7 दिनों तक जीवित रहे थे, जिससे स्पिरिट पगोडा को काफी खींच हुई थी। इसके बाद से वे उनका वहां स्वागत नहीं किया जाता था। यहाँ मौजूद आत्मा जानवर मूलतः ऊर्जा के रूप में थे। क्लास 0 जितना अधिक शिकार करता, स्पिरिट पगोडा को उतना ही अधिक नुकसान होता। इसके अलावा चारों अक्सर अपनी सीमा के करीब तक आत्मा ऊर्जा अवशोषित कर लेते थे, इसलिए बार बार आने की आवश्यकता नहीं थी। सब लोग सतर्क रहो, तांग वुलिन ने आदेश दिया। जी कप्तान, तीनों ने एक साथ उत्तर दिया। भले ही चारों में उसकी साधना सबसे कम थी, फिर भी तांग वुलिन ने वर्षों में टीम के मूल स्तंभ के रूप में अपना स्थान पक्का कर लिया था। उसने शब्दों के बजाय कर्मों से अपने साथियों का दिल जीता।
जब भी खतरा सामने आता वो सबसे आगे बढ़कर शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करता। वो उनकी सुरक्षा की रीढ़ था और उसकी नेतृत्व क्षमता को सभी ने स्वीकार किया था। रणनीति हो या युद्ध कौशल, दोनों में वो उत्कृष्ट सिद्ध हुआ। शिए के शब्दों में, झंझट वाले मामलों को कप्तान पर ही छोड़ दो। टांग वुलिन अग्रणी पंक्ति में था। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास जमीन के साथ फैल गई, 15 मीटर के दायरे में सब कुछ ढकते हुए एक जांच पत्र बनाते हुए। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास बाहरी इंद्रिय अंग की तरह थी, जो हवा में होने वाले सूक्ष्मतम परिवर्तनों पर भी प्रतिक्रिया कर सकती थी और उन्हें पहचान सकती थी। शू शियाओयान और गु युए दोनों ओर उसकी रक्षा कर रही थी, जबकि शिए पीछे की ओर तैनात था। यद्यपि वो पीछे की निगरानी के लिए उल्टा चलता था, फिर भी वो दूसरों की गति के साथ तालमेल बनाए रखता था। कभी कभी तांग वुलिन की आंखों में बैंगनी झलक झलकती। ये पर्पल डेमिन आइज का संकेत था। उसकी प्रगति अविश्वसनीय थी। वो पहले ही दूसरे क्षरण में प्रवेश कर चुका था, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत बढ़ गई थी। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति के मामले में गु युए निर्विवादित रानी थी। बाकी सब उसके पीछे पीछे थे। वो 1 साल पहले ही 500 अंकों की सीमा पार कर स्पिरिट सी क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। यही कारण था कि इतने वर्षों के बाद भी उसे क्लास 0 की सबसे शक्तिशाली माना जाता था। दूसरी ओर तांग वुलिन एक अवरोध का सामना कर रहा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति 499 पर अटक गई थी। बस एक कदम और वो अगले क्षेत्र में प्रवेश कर लेता, लेकिन ये कदम उठाना कठिन था। पूरी कोशिश के बाद शू शियाओयान भी 400 अंकों को पार करने में सफल हो गई थी। समूह के अंत में शिए था, जिसकी आध्यात्मिक शक्ति 250 के आसपास थी। बेशक अपने समकक्षों की तुलना में वे सभी असाधारण थे। स्पिरिट सी क्षेत्र 3 बैंगनी स्पिरिट सोल को समर्थन कर सकता था। इसका अर्थ कुल 9 सोल रिंग्स था। भले ही ये केवल सैद्धांतिक हो, फिर भी ये किसी भी सोल मास्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। गु युए की आध्यात्मिक शक्ति अब 700 से अधिक हो चुकी थी। त्रुटिपूर्ण के पहले और बाद की उसकी शक्ति की तुलना ही नहीं की जा सकती थी। समुद्र में जाल डालने वाले मछुआरे की तरह तांग वुलिन धैर्यपूर्वक अपने त्रुटिपूर्ण के क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। वो अब 13 वर्ष का था। किस्मत रही तो अधिकतम 1 वर्ष लगेगा। बहुत ज्यादा शांति है, तांग वुलिन ने भौहें चढ़ाईं। विद्रोही आत्मा आरोहण मंच सामान्यतः अराजक रहता था, लेकिन अभी एक भी अव्यवस्था की आहट नहीं थी। इसका अर्थ ये था कि इस क्षेत्र पर कोई शक्तिशाली आत्मा जानवर काबिज था और कोई अन्य जानवर घुसपैठ करने का साहस नहीं कर रहा था।